हाय बच्चों। आज का जो हमारा चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 6 है, जिसमें हम नंबर्स के बारे में और सीखेंगे। अभी तक हम मैथमेटिक्स में नंबर्स के बारे में देख चुके हैं, जैसे कि बड़े नंबर्स क्या होते हैं, 1 लाख 1 करोड़, ठीक है। और इंटीजर्स क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, ये सब चीज़ें हम देख चुके हैं। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि और हम नंबर्स के बारे में क्या क्या सीख सकते हैं, क्या पैटर्न जान सकते हैं, ठीक है। और नंबर के साथ कैसे खेल खेल सकते हैं, इसलिए इस चैप्टर का नाम क्या है, नंबर प्ले, यानी संख्याओं का खेल। अब देखते हैं हम ये चैप्टर में क्या सीख सकते हैं और क्या बताया गया है। संख्या हमें बताती है, नीचे दिए गए चित्र विद्यमान संख्या हमें क्या बताती है। कक्षा 6 की गणित की पाठ्य पुस्तक को याद करें। पहले हमने 6th क्लास में क्या पढ़ा था कि उपयोग करते हुए पुकारते हैं, जैसे कि जो बच्चा बगल में छोटा वाला है वो क्या काउंट करेगा, एक, अगर उसके बगल में कोई दो बड़े लोग होंगे तो, ठीक है। तो इस तरह था। बच्चे स्वयं को पूर्ण व्यवस्थित करते हैं तथा प्रत्येक बच्चा इस नई व्यवस्था के आधार पर संख्या बोलता है, 0 1 2 5 6। तो किस आधार में बोल रहा है कि कौन सा छोटा नंबर है, ठीक है। जैसे कि ये 0 बोल रहा है, फिर 1 बोल रहा है, फिर 2 बोल रहा है, फिर 5 बोल रहा है। तो अब ये संख्या किस पैटर्न पर है, क्या आप पता लगा पाए कि संख्या क्या बता रही है। देखिए और ज्ञात करें, इनका प्रयास करिए। यह एक नियम है, प्रत्येक बच्चा अपने समुचे खड़े उन बच्चों की संख्या बोलता है जो लंबाई में उससे बड़े हैं। जांच कीजिए कि क्या प्रत्येक बच्चे द्वारा बोली गई संख्या दोनों व्यवस्था में नियम के साथ मेल खाती है। उस संख्या को लिखिए जो प्रत्येक बच्चे को इस नियम के आधार पर नीचे दर्शाई गई व्यवस्था पर के लिए बोलनी चाहिए, है ना। तो ये क्वेश्चन था। इस पुस्तक के अंत में दिए गए स्टिकर चित्रों के कटआउट को इस प्रकार व्यवस्थित कीजिए अथवा रेखाखंड खींचकर उसकी ऊंचाई के आधार पर व्यवस्था बनाइए। ये तो कोई इक्वी वो है। टॉपिक है हमारा समानता चयन, मतलब पिकिंग पैरिटी। किशोर के पास कुछ संख्या पत्रक है तथा वह किसी पहेली का कार्य कर रहा है। वहां 5 डिब्बे हैं तथा प्रत्येक डिब्बे में केवल एक संख्या कार्ड होना चाहिए, मतलब एक ही कार्ड होना चाहिए। इन डिब्बों में रखे कार्डों की संख्या का योग 30 होना चाहिए। क्या ऐसा करने की कोई विधि ज्ञात करने में आप उसकी सहायता कर सकते हैं। मतलब आपको एक एक नंबर इसमें डालना है और क्या आना चाहिए, 30 आना चाहिए, ठीक है। तो अपन को देखना है कि नंबर आते हैं नहीं। क्या आप पता लगा सकते हैं कि 5 कार्डों का योगफल 30 प्राप्त होगा, क्या ऐसा संभव है। क्या सभी संभावतों की जांच एक हल ज्ञात की विधि है। आइए पता लगाते हैं। कुछ सम संख्याओं को जोड़िए। सम संख्या यानी, जैसे कि सम संख्या यानी होती इवन नंबर्स, है ना। तो सम संख्या को जोड़िए, आपको किस प्रकार की संख्या प्राप्त होगी। क्या कोई अंतर पड़ता है कि आप ऐसे कितनी संख्याएं जोड़ते हैं। किसी भी सम संख्या को बिना शेषफल वाले युग्मों में व्यवस्थित किया जा सकता है। यहाँ कुछ संख्या में युग्म, जैसे कि ये 6, ये 8, ये कितना है, 3 3 6 7 8 9 18, ठीक है। तो ये क्या है, सम संख्या है। अब जैसे कि हम चित्र में देख रहे हैं कि कितनी भी सम संख्या को जोड़ने पर एक संख्या को बिना किसी शेष संख्या के युग्मों के व्यवस्थित किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि यह योग सदैव सम संख्या होगा। मतलब जब भी दो सम संख्या ऐड होगी तो हमेशा क्या एक सम संख्या ही बनेगी। मतलब अगर दो इवन वैल्यू ऐड होगी तो हमेशा इवन नंबर बनेगा, भले ही वो इवन नंबर कुछ भी हो। अब कुछ विषम संख्याओं को लेकर जोड़िए, आपको किस प्रकार की संख्या प्राप्त होगी। क्या कोई अंतर पड़ता है। अब जैसे ही कोई विषम संख्या जोड़ते हैं, जैसे कि ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स यानी सम और विषम में अंतर क्या है। सम संख्या जो होती है मतलब इवन नंबर्स डिवाइडेड बाय 2 होते हैं, विषम नंबर डिवाइडेड बाय 2 नहीं होते हैं, ठीक है। तो मान लो अगर मैं 3 कर दिया, है ना, 3 क्या है, विषम संख्या है। अगर मैं 5 ऐड करूं तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है, सॉरी 8 आ जाएगा। और अगर उसको मैं 9 + 11 ऐड करूं, दोनों क्या है, विषम संख्या है, तो 11 + 9 क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। मतलब जब भी दो आप विषम संख्या को ऐड करते तो क्या बनती है, सम संख्या बनती है। विषम संख्याओं का योग व्यवस्थित नहीं किया जा सकता। एक विषम संख्या के योग संग्रह एक अधिक, कुछ विषम संख्याएं नीचे दी गई है। क्या आप इस विषम संख्या के युग्मों के संग्रह एक क्रम संख्या के रूप में सोच सकते हैं। यह चित्र दर्शाता है कि दो विषम संख्या का योग सदैव सम होगा। मतलब दो ऑड वैल्यू का आंसर क्या होगा, हमेशा इवन वैल्यू होगा। यहाँ दी गए अन्य चित्रों इन्हें उपपत्ति को सत्यापित करने का उदाहरण है, ठीक है। आप एग्जाम्पल करके देख सकते हैं। हम देख सकते हैं कि दो विषम संख्या को जोड़ने पर प्राप्त संख्या का सदैव
युग्मों में व्यवस्थित किया जा सकता है। मतलब इसको इस तरह पैटर्न में बनाया जा सकता है। तीन विषम संख्याओं को जोड़ने के बारे में आप क्या कह सकते हैं? क्या परिमाण की युग्मों के रूप में व्यवस्थित किया जा सकता है? जैसे कि अगर तीन विषम संख्या को जोड़े, यानी 3 फिर 5 फिर 7 को अगर मैं जोड़ता हूं 15, तो 15 क्या है? एक ऑड वैल्यू है। मतलब जब तो तीन तीन विषम संख्या को जोड़ते हैं तो आपको क्या मिलती है? ऑड वैल्यू मिलती है। इसको आप क्या कर सकते हैं? इसको आप उस पैटर्न के रूप में अरेंज नहीं कर सकते। पता लगाइए कि चार विषम संख्या, पांच विषम संख्या तथा छह विषम संख्याओं के योग की स्थिति क्या होगी। ठीक है, तो वो आप देख सकते हैं। अब उस पहेली पे वापस आए जिसे किशोर हल करने का प्रयास कर रहा था। ठीक है, अब क्या कर रहा था? किशोर हल करने का प्रयास कर रहा था। तो यहाँ पे क्या है? सारी विषम संख्या है। जब आप पांच विषम संख्या को जोड़ते हैं तो कभी भी आपको सम संख्या नहीं मिलेगी। तो ये क्या है? ये सॉल्व नहीं हो सकता है। अब दो भाई बहन मार्टिन और मारिया का जन्म ठीक एक वर्ष के अंतराल में हुआ। आज वे अपना जन्मदिन मना रहे हैं। मारिया कहती है कि उसकी आयु का योग 112 है। उसकी आयु का योग क्या है? 112 वर्ष है। मतलब एक वर्ष बाद आता है। क्या यह संभव है कि यदि हाँ तो क्यों, यदि नहीं तो क्यों? मतलब क्या यह संभव है? क्योंकि उसका जन्म एक वर्ष के अंतराल में आता है, इसीलिए उनकी आयु दो क्रमांकत संख्या होगी। मतलब क्रमांकत यानी 51 तो 52, या फिर 61 तो 62, यानी एक के बाद एक। तो 51 प्लस 52 होता है 103। कुछ अन्य क्रमांकत संख्या प्रयास कीजिए और देखिए कि क्या उनका योग 112 है। गणन संख्या 1 2 3 4 5 पे सम और विषम संख्या एकांतर रूप में एक एक छोड़ के आ रही है। मतलब ये 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 सम है तो ये विषम है, ये फिर सम है तो ये विषम है। इस तरह किन्हीं भी दो क्रमागत संख्या को एक सदैव सम संख्या होगी तथा दूसरी विषम संख्या होगी। एक सम संख्या और एक विषम संख्या का योगफल क्या होगा? मतलब एक सम संख्या और एक विषम संख्या का योग क्या होगा? हमेशा 3 2 5। अब मान लो 6 प्लस 7 कर लो तो मतलब एक सम और एक विषम संख्या का सम क्या होगा? एक विषम संख्या होगी। मतलब अगर एक इवन और एक ऑड वैल्यू को जोड़ू हो तो हमेशा क्या मिलेगी? मुझे ऑड वैल्यू मिलेगी। तो ये क्या 112 ऑड वैल्यू है? अपन दो से काट के दे सकते हैं? नहीं है। तो ये ऐसा प्राप्त नहीं होगा। एक सम संख्या देख सकते हैं कि योग युग्मों को व्यवस्थित नहीं किया जाता, इसलिए यह एक विषम संख्या होगी। क्योंकि 112 एक सम संख्या है तथा मार्टिन और मारिया की वर्षों में क्रमागत संख्या था, इनका योग 112 नहीं हो सकता। हम समानता शब्द का उपयोग सम या विषम होने के गुण को व्यक्त करने के लिए करते हैं। मतलब हम समानता का यूज क्यों करते हैं? मतलब पैरिटी। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? पैरिटी शब्द का उपयोग सम और विषम होने के गुण में व्यक्त करने कहते हैं। उदाहरण तक किन्हीं दो क्रमागत संख्या का योग एक विषम संख्या होना समानता है। मतलब दो क्रमागत संख्या यानी एक दो का सम करो या फिर 3 4 का सम करो, वो हमेशा क्या होगा? विषम संख्या होगा। इसी प्रकार किन्हीं दो विषम संख्या का योग एक सम संख्या एक समानता है। मतलब एक पैरिटी है। तो अब हमने ये पता लगाने की चीजें विषम और सम संख्या के चरित्र निरूपित समझ के उपयोग करते हुए निम्नलिखित से प्रत्येक योग समानता ज्ञात की। जैसे कि दो सम संख्या और दो विषम संख्या। अगर मैं दो सम संख्या जोड़ू, यानी कुछ भी दो सम संख्या यानी 2 + 4 और 3 + 9 को अगर जोड़ता हूं तो मुझे क्या मिलता है? 4 2 6 12, 12 6 18। मतलब जब मैं दो सम और दो विषम संख्या को जोड़ रहा हूं तो मुझे क्या मिल रही है? एक सम संख्या मिल रही है। तो इस तरह क्या कर सकते हैं आप? और भी एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं। जैसे दो सम संख्या को अगर मैं माइनस करूं, यानी 2 - 4 या फिर सॉरी 4 4 - 2, तो क्या आएगा? 2 सम आ गया। एक और करके देख लेते हैं, 12 - 6 करके देख लेते हैं, तो क्या आएगा? 6। मतलब दो सम संख्या को जब मैं माइनस करता हूं तो हमेशा क्या मिलती है मुझे? सम संख्या मिलती है। अब दो विषम संख्या को मतलब 3 माइनस जैसे कि 9 - 3 तो क्या मिलेगा? 6, है ना। और 13 - 7 तो कितना आएगा? 6।
तो मुझे ये प्राप्त हुआ कि दो विषम संख्या से मुझे क्या मिलती है, सम संख्या मिलती है। एक सम और एक विषम, मतलब अगर मैं 12 में से 3 माइनस करूं तो मुझे क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। ठीक है, अगर मैं 19 में से 12 माइनस करूं तो मुझे क्या मिलेगा, 7 मिलेगा। तो एक सम और एक विषम संख्या हमेशा क्या मिलती है, मुझे विषम संख्या मिलती है। तो इस तरह क्या कर सकते हैं आप, चीजें देख सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। जाल ग्रिड में छोटे वर्ग, ग्रिड यानी इस चीजों में कैसे सॉल्व करेंगे। एक 3 बाय 3 की ग्रिड है, 9 छोटे वर्ग है जो एक विषम संख्या है, मतलब 9 वैल्यू है जो क्या है, एक विषम संख्या है, मतलब क्या है, ऑड वैल्यूज है। और 3 बाय 4 ग्रिड में मतलब 12 छोटे वर्ग हैं जो सम संख्या है, 3 बार 4 की समानता सम है। ठीक है, तो अब किसी एक ग्रिड की विमाएं विस्तार दी गई होने पर क्या आप उसका गुणनफलन परिकलित किए बिना उनके वर्गों की संख्या बता सकते हैं, मतलब उनकी चीजें आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि इन ग्रिड में छोटे वर्गों की संख्या को समानता ज्ञात कीजिए, मतलब इनकी क्या करनी है, अपन को प्रायोरिटी देखनी है। अपन को इसकी क्या करनी है, पैरिटी ज्ञात करनी। देखो अब मुझे यहाँ पे प्रायोरिटी ज्ञात करनी है कि इसकी प्रायोरिटी जो होगी वो क्या होगी, वो ऑड होगी या इवन होगी। तो मैं एक एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकता हूँ, जैसे कि जब मैं 3 × 3 तो क्या आएगा, 9 आएगा। अगर मैं 7 × 3 करूँ 21 आएगा। अगर मैं 13 × 9 करूँ, मतलब 13 अगर मैं 9 करूँ तो मतलब 117 आएगा, है ना। जब दो ऑड वैल्यू का मल्टीप्लाई करता हूं तो हमेशा ऑड वैल्यू मिलती है ना। अब मैं इवन का करके देखूं, 2 × 4 = 8, 8 × 4 = 32। तो जब भी मैं दो इवन वैल्यू का मल्टीपल करता हूं तो मुझे क्या मिलती है, इवन वैल्यू मिलती है। तो अगर 13 × 27 करूंगा तो मुझे क्या मिलेगी, इवन वैल्यू, ऑड वैल्यू मिलेगी, इसमें इवन कहते हैं। अब व्यंजकों की समानता यानी इक्वेशन में क्या पैरिटी है। बीजीय व्यंजन 3n+4 पर विचार कीजिए। n की विभिन्न मानों के लिए इस व्यंजन की भिन्न समानता है, मतलब n की वैल्यू जब जब डिफरेंट होगी तब तब अपन को मान क्या मिलेगा, डिफरेंट मिलेगा, कभी सम मिलेगा कभी विषम मिलेगा। तो ऐसी भी कुछ इक्वेशंस होती है। ऐसा एक व्यंजन लिखिए जिसकी समानता सदैव एक सम हो, मतलब ऐसी इक्वेशन लिखनी जिसके लिए कभी हमेशा सम आए, मतलब जैसे कि 100p, p में आप कोई भी वैल्यू डालो हमेशा क्या आएगी, एक इवन वैल्यू ही आएगी। वैसा ही 48 एक है 2n, आप n में कोई सी भी वैल्यू डालो वो क्या आएगी, हमेशा ऑड इवन आएगी, सॉरी। ऐसे व्यंजक लिखिए जिसकी समानता सदैव विषम हो। तो विषम के लिए हो सकता है 2n-1। जब भी आप n की वैल्यू डालोगे तो आपको क्या मिलेगी, विषम संख्या मिलेगी। जैसे कि मान लो मैंने डाला 3, तो 2 × 3 = 6 - 1 यानी 5, तो क्या मिलेगा, मुझे एक विषम संख्या मिलेगी इस इक्वेशन से। अब कुछ व्यंजक होते हैं जैसे कि ऐसे जिनका मान होता है ये प्राप्त होगा जब ये वाली वैल्यू डालेंगे। जब आप 1 2 3 या 4 कुछ भी k में डालेंगे तो आपको एक पैटर्न मिलेगा, यानी 8 14 20, यानी सिर्फ सम संख्या मिलेगी। तो ऐसे क्या होते हैं, कुछ पैटर्न्स होते हैं। जैसे कि मैं बता चुका हूं, अगर आपको विषम संख्या ज्ञात करनी है तो आप क्या वैल्यू डाल सकते हैं। अब यहाँ पे दिया गया है जाल और ग्रिड। जाल और ग्रिड क्या होता है, जैसे कि ये जो है ये क्या है, जाल और ग्रिड है। ये कौन सा ग्रिड है, 3 × 3। यहाँ पे 3 रो है और 3 कॉलम है। अब रो और कॉलम क्या होता है, जो ये स्ट्रेट होती है ये क्या हो गई, रो हो गई। ठीक है, और जो सीधे सीधे खड़ी रहती है ये क्या हो गई, कॉलम हो गई। तो जैसे यहाँ पे 3 रो है और 3 कॉलम है तो इस तरह लिखा जाता है, रो और कॉलम। अगर मान लो मैंने एक स्क्वायर बनाया, ठीक है, मान लो अगर कभी इसमें जस्ट मैंने ये एक और स्लाइड, एक और ग्रिड जोड़ दी, तो रो कितनी हो जाएगी, 3 रो हो जाएगी, और कॉलम कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1 2 3 और ये 4, तो कॉलम कितनी हो गई, 4 हो गई, जिसको 3 × 4 लिख सकता हूं। अब ये एक ग्रिड है जिसको सॉल्व करा है। यहाँ पे ऐसी वैल्यूज लिखनी है, 1 से 9 लिखनी है। ठीक है, 1 से लेके 9 तक क्या लिखनी है, वैल्यूज लिखनी है जिनका सम ये होना चाहिए। जैसे कि 4 7 4 7 4 11 11 5 16। तो जब भी इनका सम करोगे आप इस तरह करो या इस तरह करो, हमेशा ये वाली वैल्यू मिलनी चाहिए। तो अपन को एक क्वेश्चन दिया गया है, अपन वो सॉल्व करके देखते हैं। जैसे कि ये इसमें 1 से 9 तक क्या डालना है, वैल्यू डालना है, जिसमें 5 और 9 तो निगलेक्ट हो गए,
मतलब आप 5 और 9 नहीं डाल सकते, उसके अलावा कोई भी वैल्यू डाल सकते हो। तो मान लो मुझे ये 13 बनाना है, तो मैं क्या डाल देता हूँ, 1 और 3। तो 9 और 1 10, 10 3 13। अब मुझे 24 बनाना है, तो मैं 9 में 8 डाल देता हूँ और ये डाल देता हूँ 7, तो क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। 5 3 7। अगर मुझे 12 लाना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, 6 लिख सकता हूँ यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब अगर मुझे 9 लाना है और यहाँ पे क्या लाना है, 18 लाना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, 9 लाने के लिए यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं 7। 7 + 5, सॉरी यहाँ पे 4 आएगा, है ना। अब 7 + 5 12, 12 6 18। अब क्या बचा, सिंगल 2। तो इस तरह क्या होगा, सॉल्व होगा, मतलब आपने एक भी वैल्यू रिपीट नहीं करी, पर आपने ये सॉल्यूशन ला दिया है। वैसे ही आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। अब हम आगे देखेंगे, जैसे ग्रिड सॉल्व किया, वैसे ही इसी प्रकार के कुछ प्रश्न स्वयं बनाएं तथा अपने सहपाठियों के साथ चुनौती दीजिए कि की गई समस्या को हल करने का प्रयास करना है। न्यूनतम संभव योग। आपने अनुभव किया होगा कि ग्रिड के लिए एक हल ज्ञात करना संभव नहीं है। ऐसी स्थिति क्यों, मतलब ग्रिड के लिए एक राइट पैटर्न नहीं है कि आप दो इवन वैल्यू और एक ऑड वैल्यू डाल दो तो कुछ आएगा। ये क्या होता है, एक दिमागी खेल है। इसलिए इसको क्या कहा गया है, इस चैप्टर को नंबर्स का खेल यानी संख्याओं का खेल, क्योंकि ये खेल है, ये दिमाग लगाने वाला गेम है। जैसे कि 1 2 3 क्या होता है, 6 होता है ना। अब 6 तो 6 होता है, ठीक है। वैसे ही अधिकतम संभवतः 24 यानी 24 हो सकता है। स्पष्ट घेरे के अंदर भी कोई भी संख्या 6 से कम व 24 से अधिक नहीं होगी। मतलब 6 से कम वैल्यू नहीं देखेंगे आप, सॉरी 6 से कम वैल्यू नहीं देखेंगे इधर येलो ग्रिड में, और 24 से ज्यादा। इस ग्रिड में 5 और 26 के दिए हुए हैं, अतः यह असंभव है। मतलब जहां 5 और 26 दिए हुए हैं वो क्या है, असंभव है, मतलब ऐसा नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि हमने मैक्सिमम वैल्यू का सम करके देखा, वो तो क्या आ रहा है, 24 आ रहा है। तो इससे मैक्सिमम वैल्यू वहां पे लिख ही नहीं सकते। हमारे द्वारा पहले हल किए गए ग्रिड में किशोर ने देखा कि घेरों की लगी सभी संख्याओं का योग सदैव 90 था। साथ ही विद्या ने देखा कि सभी तीनों पंक्तियों या सभी तीनों स्तंभों की घेरों की लिखी संख्या 45 था। जांच कीजिए कि यह आपके द्वारा पहली हल किए गए ग्रिड के लिए सत्य है, मतलब आपकी ग्रिड के लिए सत्य है या नहीं है। जैसे कि 1 2 3 ये सब, इसका सम क्या हुआ, पूरा 45 हुआ। मतलब आप जब सम करोगे इसका क्या आएगा, 45 आएगा। अब यदि प्रत्येक पंक्ति, स्तंभ तथा प्रत्येक विकर्ण लिखी संख्याओं का योग समान संख्या हो तो उन संख्याओं को मैजिक स्क्वायर कहते हैं, मतलब जादुई योग। मतलब आप इनका सम करो और इनका सम करो, हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। तो इसको क्या कहते हैं, मैजिक ग्रिड कहते हैं। संख्याओं द्वारा यादृच्छिक रूप में ग्रिड भरकर जादुई वर्ग की रचना करने का प्रयास करना कठिन हो सकता है। इसी कारण की पुनरावृत्ति बिना 1 से 9 तक संख्याओं को उपयोग करके 3 3 ग्रिड अनेक विधियां हैं। वस्तुतः यह ज्ञात किया जा सकता है कि इसके लिए ठीक 3,68,880 विधियां हैं। आपको आश्चर्य हुआ कि इस प्रकार को ग्रिड को भरने की विधियां संख्या सभी संख्याओं के बिना लिखे ही ज्ञात की जा सकती है ना। ऐसी कितनी ऐसी बहुत सारी कंडीशंस हैं। अब इसके स्थान पर हम जादुई वर्ग बनाने की क्रमबद्ध विधि को आगे बढ़ाना चाहिए। जिसके लिए आइए स्वयं कुछ प्रश्न पूछें। जादुई योग क्या है, हो सकता है, यहाँ कोई भी संख्या हो सकती है। आइए एक क्षण के लिए केवल पंक्ति का योग ध्यान केंद्रित, हम देख चुके हैं कि 1 से 9 तक संख्या वाली 3 × 3 पंक्तियों का कुल योग सदैव 45 होगा। मतलब टोटल योग कितना होगा, 45 होगा। अगर हम 3 × 3 की ग्रिड बनाए और क्या हो, 1 से 9 तक वैल्यू हो, क्योंकि एक जादुई वर्ग में सभी पंक्तियों का योग समान होता है। इन्हें जोड़ने पर 45 प्राप्त हो, अतः इनके प्रत्येक 15 होना चाहिए। इसी प्रकार हम निम्नलिखित प्रेक्षण प्राप्त कर सकते हैं। 1 से 9 तक की संख्या के उपयोग से बनाए गए जादुई वर्ग का योग 15 होना चाहिए। किसी जादुई वर्ग के केंद्र पर संभवतः कौन कौन सी संख्या विद्यमान हो सकती है। आइए इन संभव को एक एक करके विचार करें। क्या केंद्रीय में 9 संख्या हो सकती है? यदि ऐसा है तो 8 को किसी अन्य वर्ग में आना चाहिए। मतलब अगर 9 आए तो 8 का आना चाहिए, किसी अन्य वर्ग में आना चाहिए। 15 प्राप्त होना चाहिए, मतलब 8 + 9 प्लस कोई अन्य संख्या करके क्या आना चाहिए, 15 आना चाहिए। तभी क्या होगा, वो एक सफल ग्रिड होगा।
जैसे कि 2 प्लस एक और अन्य संख्या मिलके क्या आना चाहिए, 15 आना चाहिए। तो इस तरह क्या कर सकते हैं, हम चीजें देख सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। 1 से 9 तक की संख्या द्वारा भरे गए जादुई वर्ग के केंद्र पर प्रकट होने वाली संख्या 5 ही होनी चाहिए, है ना। आइए अब देख सकते हैं कि जादुई वर्ग में न्यूनतम संख्या 1 और अधिकतम संख्या 9 कहाँ आनी चाहिए। हमारा दूसरा परीक्षण हमें बताता है कि इसी परिसीमा स्थानों के आना चाहिए। इन स्थानों को दो श्रेणियों में वर्गीकरण किया गया है, मतलब एक यहाँ, 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 ठीक है। यहाँ पे क्या आना चाहिए, न्यूनतम संख्या 1 और 9 कहाँ आनी चाहिए, हम इसका दूसरा परीक्षण कर चुके हैं। क्या एक कोने में वर्ग में विभाजन हो सकता है, उदाहरण था क्या इसे संकलन के अनुसार रख सकते हैं, मतलब एक के कोने में आ सकता है क्या, पर यहाँ पे ऐसी वैल्यू आनी चाहिए जिससे 15 है, पर एक कोने में नहीं आ सकता। यदि हाँ तो 15 प्राप्त करने के लिए दो अन्य संख्याओं के साथ एक को 3 विधियों से जोड़ना होगा, यानी 1 5 9, 9 और 1 10, 10 5 15, यानी आ सकता है 1 6 8 यानी 15 प्राप्त कर। क्या कोई अन्य संयोजन संभव है। तो ये क्या देख रहे हैं हम, ग्रिड को कैसे सॉल्व करते हैं, मतलब कैसे इन चीजों को देख सकते हैं। एक 3x3 जादुई वर्ग का व्यापीकरण करना। अब देखते हैं, हम यह व्याख्या कर सकते हैं कि जादुई वर्ग की संख्या परस्पर किसी प्रकार संबंधित है, अर्थात जादुई वर्ग की संरचना किस प्रकार की जाती है, मतलब किसी भी मैजिक वर्ग की संख्या किस प्रकार की जाती है। उन जादुई वर्गों में से किसी एक वर्ग का चयन कीजिए जिन्हें आप क्रमागत संख्याओं का उपयोग करके बनाए हैं। यदि केंद्र पर स्थित संख्या की अक्षर संख्या m है तो व्यक्त कीजिए कि अन्य संख्या m से संबंधित अर्थात m से कितनी अधिक और कितनी कम होगी। सबसे पहले 4x4 जादुई वर्ग, जैसे कि 4x4 यानी ये भी 4 रो होगी और 4 कॉलम्स होगी, है ना, 4 रो। और सबसे पहला अभिलेखित 4x4 वर्ग भारत के पार्श्वनाथ जैन मंदिर खजुराहो में 10वीं शताब्दी में एक शिलालेख में पाया गया तथा इसे 34 यंत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, 34 यंत्र कहा जाता है। 34 अर्थात 34 है, अर्थात विचार में उन लोगों ने इस 34 यंत्र क्यों कहा। इस जादुई वर्ग में प्रत्येक पंक्ति स्तंभ विकर्ण का संयोग का योग क्या होगा, 34 होगा, मतलब इसको प्लस करोगे इसको इसको क्या होगा, 34 ही आएगा ऐसा। इतिहास और सांस्कृतिक में जुदाई वर्ग, जादुई वर्ग। सर्वप्रथम अभिलेखित जादुई वर्ग की रचना 2000 से अधिक वर्षों पूर्व प्राचीन चीन हुई थी, जिसे लोशु वर्ग कहा जाता है। किंवदंती दंत कथा है कि लो नदी में आई एक विपत्ति कारण बाढ़ में समय ईश्वर ने लोगों को बचाने के लिए कछुए को भेजा। वह कछुआ अपनी पीठ पर 3x3 ग्रिड लाया था, जिसे 1x9 तक की संख्या तक जादुई पैटर्न व्यवस्थित थी, ये इस तरह, ठीक है। विश्व में विभिन्न भागों में विभिन्न समय जादुई वर्गों का अध्ययन किया गया है, जिनमें भारत, जापान, मध्य एशिया, यूरोप, है ना। भारतीय गणितज्ञों में बृहत रूप में जादुई वर्गों का कार्य किया है। इनके द्वारा रचे गए ग्रंथों जादुई वर्गों की रचना करने का व्यापक विधि वर्णन किया गया है। मतलब हमने क्या करा, 3x3 ग्रिड, 5x5 ग्रिड ये पहले भी सॉल्व हो चुकी है। इस मंदिर का निर्माण लगभग, जैसे कि कुछ चीजें, जादुई वर्गों का प्रकट होना अध्ययनशील गणितीय कार्यों में समिति नहीं है। ये भारत के अनेक स्थानों में पाए गए। दाई संगलन चित्र में 3x3 जादुई वर्ग का है, जो तमिलनाडु में पालिनी नामक मंदिर में स्तंभ है। जैसे कि क्या ये 3x3 के वर्ग है, बुध, शुक्र, चंद्रमा, है ना, नवग्रह के यंत्र, जो अपने नवग्रह होते कैसे, बुध, शुक्र, चंद्रमा, मंगल, राहु, शनि, केतु, है ना। इसी से क्या करते हैं, ग्रिड से सारी चीजें देखते हैं। अब ध्यान दीजिए कि प्रत्येक ग्रह स्थान भिन्न जादुई योग संबंध है। जैसे कि यहाँ पे ये क्या है, कुबेर का जो यंत्र होता है उसमें क्या लिखा रहता है, एक जादुई मैजिक स्क्वायर है। ये प्रकृति का मनपसंद अनुक्रम विरहांक फिबोनाची संख्या। अब अनुक्रम 1 2 3 8 ये क्या है, फिबोनाची नंबर है। संपूर्ण गणित में सबसे अधिक प्रसिद्ध अनुक्रमों में से यह एक है। यह कला और गणित की दुनिया का प्रत्येक स्थान को देखने में मिल जाता है। जैसे कि जब भी आप दो वैल्यू को प्लस करोगे तो वो तीसरी वैल्यू आएगी, जैसे कि 1 + 2 3,
है ना, 3 + 2 5 आ गया, 5 + 3 8 आ गया, 8 + 5 13 आ गया। तो जब भी आगे वाली दो वैल्यू का ऐड करोगे तो आपको पीछे वाली दो वैल्यू मिल जाएगी। इसी को क्या कहते हैं, फिबोनाची नंबर कहते हैं। विरांग संख्या की खोज, विरांग संख्या की खोज सर्वप्रथम हजारों वर्ष पूर्व संस्कृत और प्राकृत भाषाविदों में ग्रंथों और उनकी काव्यात्मक रचनाओं के अध्ययन से उद्धृत हुई थी। अनेक भारतीय भाषाओं जैसे प्राकृत, संस्कृत, मराठी, मलयालम आदि भाषाओं में प्रत्येक में सिलेबल लघु गुरु के रूप में वर्गीकृत है। एक गुरु शब्दांश एक लघु शब्दांश की तुलना में लंबे समय तक उच्चारण है। वस्तुतः ठीक दुगने समय तक इसके गायन के समय लघु शब्दांश समय की तालिका तथा गुरु शब्दांश समय दो तालों बीट्स का समाप्त होता है ना। श्लोक गायन के इस सरल व्यवस्था को असंख्य गणित प्रश्न उत्पन्न है जिन भाषाओं से प्राचीन कवियों ने विस्तृत रूप से विचार किया। श्लोक से संबंधित प्रश्नों के पूछने, उनके उत्तर देने की प्रक्रिया, अनेक महत्वपूर्ण गणितीय खोज की गई, है ना। इन चीजों से क्या गई, बहुत सारी खोजें की गई। तो ग्रिड कितना इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों अभी तक हमने क्या देखा कि हम किसी भी ग्रिड को कैसे सॉल्व कर सकते हैं या फिर किसी भी बॉक्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब इस ग्रिड में हमें देख सकते हैं कि सभी पंक्तियों के योग जोड़ने पर योग 1 से 9 तक की संख्या योग का समान होगा। मतलब आप इन वैल्यू को इस तरह जोड़ोगे, इस तरह जोड़ोगे, इस तरह या फिर किसी भी तरह जोड़ोगे, ठीक है, तो वो लगभग समान होगा। यानी 1 से 9 तक संख्या का योग क्या होगा, 45 होगा। ठीक है, सारी संख्या का योग क्या होगा, हमेशा 45 होगा। अब हम ये देख चुके हैं। यदि प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ तथा प्रत्येक विकर्ण की संख्या का योग समान होता है तो उसे जादुई स्क्वायर कहते हैं। मतलब जब आप सारे नंबर्स का प्लस करो, रो का, कॉलम का और ये डायगोनल का भी, और अगर वो 15 आ जाए तो उसको क्या कहेंगे, या फिर सेम नंबर आ जाए तो उसको क्या कहेंगे, मैजिक नंबर कहेंगे या फिर जादुई योग कहेंगे, यानी मैजिक नंबर। अब मैजिक स्क्वायर, संख्याओं द्वारा याच्छादित रूप से ग्रिड को भर एक जादुई वर्ग की रचना करने का प्रयास करना कठिन हो सकता है। ठीक है, ऐसा कोई ग्रिड तैयार करना जिसमें डायगोनली जो है और स्क्वायर ऐसे भी क्या होगा, योग क्या आना चाहिए, 15 आना चाहिए, मुश्किल हो सकता है। कि पुनः के बिना 1 से 9 तक संख्याओं के उपयोग 3x3 ग्रिड के भरने के अनेक विधियां हैं। वस्तुतः यह हो सकता है कि इससे ठीक 3,62,880 विधियां। मतलब 1 से 9 तक हम कितने बार भर सकते हैं अलग अलग तरीकों से, 3,62,880 बार। आपको आश्चर्य होगा कि इस प्रकार ग्रिड को भरने की विधियों की संख्या सभी संख्याओं में बिना लिखे ही ज्ञात की जा सकती है। मतलब कुछ भी लिखे बिना ज्ञात की जा सकती है। बाद में कक्षाओं में देखेंगे कि ऐसा किस प्रकार होता है। इसके स्थान पर हमें एक जादुई वर्ग बनाने की क्रमबद्ध विधि के आगे बढ़ना चाहिए। इसके लिए आइए स्वयं से प्रश्न पूछते हैं। अब देखते हैं कि एक जादुई ग्रिड किस तरह बनाया जाता है। जादुई योग हो सकता है क्या, यह कोई भी संख्या हो सकती। आइए एक क्षण के लिए केवल पंक्ति के योग पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। हम देख चुके हैं कि 1 से 9 की संख्याओं वाली 3x3 ग्रिड में पंक्ति की संख्याओं में कुल सदैव 45 होगा। मतलब जब भी आप इसको सॉल्व करोगे, इसका जो आंसर आएगा इधर, इसका टोटल करोगे तो क्या आएगा, हमेशा 45 आएगा, यानी 45 आएगा। क्योंकि एक जादुई वर्ग में सभी पंक्तियों का समान योग होता है इन्हें जोड़ने पे, अतः इनमें 15 होना चाहिए। हम इस प्रकार निम्नलिखित प्रेक्षण करते हैं। प्रेक्षण 1 से 9 तक की संख्या के उपयोग से बनाए गए जादुई वर्ग में जादुई योग 15 होना चाहिए। मतलब उसका सम कितना होना चाहिए, 15 होना चाहिए। मैजिक सम क्या होना चाहिए, 15 होना चाहिए। किसी जादुई वर्ग के केंद्र पे संभवतः कौन कौन सी संख्याएं विद्यमान हो सकती है, मतलब उसके सेंटर पे कौन कौन सी वैल्यू आ सकती है। ठीक है, अब हम वो ये देखेंगे। आइए इन संभावनाओं पर एक एक करके विचार करें। केंद्रीय संख्या 9 हो सकती है या नहीं। अब हम देखेंगे कि 9 हो सकता है या नहीं। अब हमें पता है जब भी मैजिक नंबर का प्लस करोगे तो वो सम क्या आना चाहिए, 15 आना चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि यदि ऐसा हो, उदाहरण के लिए 8 और 9 प्लस अन्य संख्या, मतलब 8 9 और कोई अन्य संख्या रखूं, पर ये सम 15 आएगा क्या, नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि 8 + 9 कितना हो जाता है, 17 हो जाता है। तो 15 प्राप्त होना चाहिए पर वो नहीं होगा।
परंतु यह संभव नहीं है क्योंकि हम 8 को किसी भी स्थान लिखें पर यह समस्या सदैव रहेगी। अतः 9 केंद्र के स्थान पर नहीं आ सकता, मतलब 8 को आप इधर रखो, इधर रखो, कहीं भी रखो 8 को आप, ठीक है, पर आपको सम कहीं ना कहीं से क्या मिलेगा, 15 से ज्यादा मिलेगा। तो 9 जो है वो केंद्र में नहीं हो सकता। यदि हम क्या हम 1 को केंद्र में रख सकते हैं? यदि ऐसा हो तो 2 को किसी अन्य वर्ग में अवश्य आना चाहिए, मतलब 2 को क्या है, किसी अन्य वर्ग में आना चाहिए, क्योंकि 2 प्लस 1 और कोई अन्य संख्या क्या होगी, 15 अवश्य प्राप्त होना चाहिए। परंतु ये संभव नहीं क्योंकि हम केवल 1 से 9 तक की संख्याओं का ही उपयोग कर रहे हैं, चाहे हम 2 को किसी भी स्थान पर लिखें, परंतु ये समस्या सदैव आएगी। मतलब ये क्या होगा, समस्या सदैव आएगी। अब अतः केंद्र पर एक भी नहीं आ सकता, मतलब सेंटर पे एक भी नहीं आ सकता। ऐसे ही तर्क का उपयोग करते हुए ज्ञात कीजिए कि 1 से 9 तक की संख्याओं में कौन सी संख्या केंद्र में विद्यमान हो सकती है। मान लो अगर मैं केंद्र में क्या रखता हूँ, 5 रखता हूँ। 1 से 9 तक की संख्याओं द्वारा भरे गए जादुई वर्ग के प्रकट होने वाली संख्या 5 होनी चाहिए। आइए अब इसे देखें और जादुई वर्ग न्यूनतम संख्या 1 और अधिकतम संख्या 9 कहाँ आनी चाहिए। हमारा दूसरा प्रेक्षण बताता है कि इन्हें परिसीमा स्थानों की किसी स्थान पर आना चाहिए। क्या एक कोने में वर्ग में विद्यमान हो सकता है, उदाहरणतः क्या इसे संलग्न वर्ग के अनुसार रख सकते हैं, मतलब एक के कोने में रख सकते हैं क्या? यदि हाँ तो 15 प्राप्त करने के लिए दो अन्य संख्या कौन कौन सी होगी। जैसे कि अगर मान लो मैं एक को कोने में रखूं तो एक को रखना पड़ेगा मुझे, इधर लिखना पड़ेगा मुझे 9, और मान लो अगर इधर लिख रहा हूं तो इधर लिख रहा हूं मैं 8, है ना। तो इस तरह क्या करूंगा मैं, तभी मुझे 15 प्राप्त हो सकता है। और दूसरी वैल्यू क्या होगी, दूसरी वैल्यू पे हमें देखनी पड़ेगी दूसरी वैल्यू क्या है। ऑब्जर्वेशन 3 क्या है, संख्याएं 1 और 9 किसी कोने के स्थान पर विद्यमान नहीं हो सकती, अतः इन्हें मध्य स्थानों से किसी स्थान पर आना चाहिए। मतलब ये क्या, कोने पे स्थान नहीं हो सकती, मतलब कहाँ आना चाहिए, यहाँ और यहाँ, या फिर यहाँ और यहाँ आना चाहिए। तो इस तरह हमें पता लगा कि 1 और 9 भी क्या है, सेंटर में नहीं आ सकती। अब हम देखते हैं कि 3 × 3 जादुई वर्ग का व्यापीकरण करना, मतलब कैसे बनाया जाता है। हम यह व्याख्या कर सकते हैं कि जादुई वर्ग की संख्या परस्पर किसी प्रकार संबंधित, अर्थात जादुई वर्ग संचारण किस प्रकार की जाती है। अब एक जादुई वर्ग यानी एक मैजिक ग्रिड कैसे बनाया जाता है। उन जादुई वर्गों को किसी एक वर्ग का चयन कीजिए कि आपने क्रमागत अनुसार, मान लो अपन ने सेंटर में क्या लिया, m लिया, है ना। अब तो व्यक्त कीजिए कि अन्य संख्या m से संबंधित, अर्थात m से कितनी अधिक या कितनी कम होगी, मतलब m से कितनी ज्यादा और कितनी कम होनी चाहिए। स्मरण कीजिए कि हमने बीजीय व्यंजनों के अध्याय में तिथि में कैलेंडर 2 × 2 ग्रिड के साथ की थी। एक बार जब व्यापीकरण हो जाए तो अपने स्टूडेंट के साथ क्या करना है, शेयर करना है। अब क्या हुआ था, ये जो ग्रिड्स है, ठीक है, ये पहले भी विख्यात थी। पहले क्या था, 4x4 का जादू। सबसे पहला अभिलेखित 4 × 4, मतलब 4 रो और 4 कॉलम, है ना, जैसे इस तरह लिखा हुआ है। तो इसको कहा जाता था 34 यंत्र। 34 यंत्र। अब 34 यंत्र क्यों कहा जाता था, क्योंकि जब भी आप किसी भी वैल्यू को इधर से प्लस करोगे, इधर से योग करोगे, इधर से योग करोगे, हमेशा क्या आएगा, 34 ही आएगा, है ना। तो इसलिए इसको क्या कहा गया, 34 यंत्र कहा गया। इतिहास का सांस्कृतिक में जादुई वर्ग। सर्वप्रथम अभिलेखित जादुई वर्ग 2020 से अधिक वर्षा पूर्व प्राचीन चीन में हुई थी, जिसे शु लो शु वर्ग कहा जाता है। दंत कथा है कि लो नदी में आई एक विपत्ति कारक बाढ़ के समय ईश्वर ने लोगों को बचाने के लिए कछुए को भेजा। वह कछुआ अपनी पीठ पे 3 × 3 का ग्रिड लाया था, मतलब 3 × 3 यानी क्या होता है, 9 रो और 9, 3 रो और 3 कॉलम, जिस पर 1 से 9 तक की संख्याओं का एक जादुई पैटर्न में व्यवस्थित था। मतलब इस तरह क्या है पैटर्न, जैसे कि ये 2 है, ये कितने, 1 2 3 4 5 6, ये 6 है, ये 1 है, ये 4 और 4 क्या हो गए, 8 हो गए। तो इस तरह क्या है, कुछ चीजें विद्यमान थी। विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न समय जादुई वर्गों का अध्ययन किया गया, जिसमें भारत, जापान, मध्य एशिया, यूरोप सम्मिलित है। जादुई वर्ग मतलब हमें पता है, हम क्या पढ़ चुके, भारतीय गणितज्ञों बृहत रूप में जादुई वर्गों का पर कार्य किया गया, उनके द्वारा रचे गए, जिनका हमने ऊपर चर्चा की, जैसे कि 4 × 4 और 3 × 3 का उदाहरण।
अब भारतीय शास्त्रों में भी क्या, हिंदू शास्त्र में भी इन ग्रिड्स का यूज किया जाता है, जिससे क्या देखते हैं, नक्षत्र देखते हैं। ठीक है, तो ये चीजों का यूज किया जाता है ग्रिड्स का, जो कि एक जादुई ग्रिड है। मतलब उनका अगर डायगोनली सम करो या ऐसे रो कॉलम में सम करो, हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। अब ध्यान दीजिए कि प्रत्येक ग्रंथ के साथ एक जादुई संबंध है। कुबेर यंत्र का एक चित्र दर्शाया गया, ये भी क्या है, एक जादुई ग्रिड है। प्राकृति का मनस्पंदन अनुक्रम, विरहंकार, फिबोनाची संख्या। अब देखो हम पढ़ेंगे फिबोनाची नंबर्स। फिबोनाची नंबर्स क्या होते हैं, जब भी आप आगे की दो वैल्यू का प्लस करते हो तो वो पीछे वाली वैल्यू बनती है। मतलब जैसे कि आप मान लो 5 और 8 का प्लस करते हो तो क्या आएगा, 13। 13 और 8 का प्लस करते हो तो आएगा 21। 21 और 13 का प्लस करते हो तो आएगा 34। अगर मैं नेक्स्ट वैल्यू ढूंढूं तो 34 प्लस इसका प्लस करूंगा तो कितना आएगा, 55। तो क्या होगा, और 55 और 34 का प्लस करूंगा तो नेक्स्ट फिबोनाची नंबर मिलेगा। इसको क्या कहते हैं, फिबोनाची संख्या कहते हैं। फिबोनाची संख्या की खोज या फिर विरहांक संख्या की खोज। विरहांक संख्या सर्वप्रथम हजारों वर्ष पूर्व संस्कृत और प्राकृतिक भाषाविदों ग्रंथों में उनका काव्यात्मक रचनाओं से अध्ययन उद्धृत हुआ है, मतलब वेदों से उत्पन्न हुआ है। अनेक भारतीय भाषा जैसे कि प्राकृत, संस्कृत, मराठी, मलयालम आदि रचनाओं में प्रत्येक शब्दांश सिलेबल लघु गुरु के रूप में वर्गीकृत है। एक गुरु शब्दांश का एक लघु शब्दांश की तुलना में लंबे शतक उच्चारण किया जाता है। एक गुरु शब्दांश और एक लघु शब्दांश की तुलना लंबे शतक उच्चारण, ठीक है। एक लघु मतलब शॉर्ट है ना, गुरु मतलब लघु मतलब बड़ा, गुरु यानी शॉर्ट। तो अब वस्तुतः ठीक दुगने समय तक इसके गायन के समय लघु शब्दांश समय की एक ताल पर समाप्त होता है। मतलब लघु जो शब्दांश है, मतलब जो शॉर्ट बीट है, वो एक बीट मतलब एक बीट पर समाप्त होता है। बाकी गुरु शब्दांश जो है लॉन्ग बीट, वो दो तालों पे दो या फिर दो बीट पर समाप्त होती है। श्लोक गायन में इस सरल व्यवस्था को असंख्य गणितीय प्रश्न उत्पन्न हुए। इन भाषाओं में प्राचीन कवियों ने विस्तृत रूप से विचार किया, श्लोक से संबंधित प्रश्नों को पूछने और उनकी उत्तर देने की प्रक्रिया में अनेक महत्वपूर्ण गणितीय खोज ली। अब जैसे कि इन प्रश्नों में एक विशेष रूप से महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लघु शब्द यानी एक ताल और गुरु शब्द यानी दो ताल में सम्मिलित करते हुए 8 तालों की कितनी राइम्स बना सकते हैं। जैसे कि देखो, गुरु यानी गुरु बीट्स यानी दो बीट्स होंगी, ठीक है, और लघु यानी एक बीट होगी। तो आप 8 की राइम कैसे कर सकते हैं, जैसे कि ये गुरु यानी दो 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 दो, तो दो दो चार, चार दो छः, छः दो आठ, ये हो गया। लघु 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 लघु, तो ये 8 लघु है, मतलब एक एक है। इनकी वैल्यूज कितनी, मतलब एक बीट पर बीट चल रहे हैं। अब मान लो एक लघु है, मतलब एक, फिर दो, फिर दो, फिर एक, फिर दो, तो दो दो चार दो छः सात आठ। तो इस तरह क्या किया गया, अन्य चीजों को किया गया। जैसे कि ये लघु बीट्स और गुरु बीट्स को इस तरह किया गया, जिसमें लघु जो है वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, एक बीट को रिप्रेजेंट करते हैं, और गुरु करते हैं दो बीट को रिप्रेजेंट। अब यह संख्या 1 2 3 4 में प्रत्येक 1 और 2 के योग के रूप में लिखने में सभी विधियां दी जाती है। जैसे कि ये n इक्वल टू 1 1, 2 को लिखना हो तो 1 + 1 या फिर 2, 3 को लिखना हो तो 1 + 1 1, ये बीट्स के रूप में लिखा हुआ है। अब जैसे कि आपने अभ्यास पुस्तक में 5 संख्या को सभी संभावित, अगर मैं 5 का लिखना चाहूं तो कैसे लिख सकता हूं, ये लिख सकता हूं, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ठीक है। मतलब एक लघु दो गुरु, इस तरह कर सकते हैं। हमने किस में रिप्रेजेंट करा, इनको बीट्स में रिप्रेजेंट करा। क्रमबद्ध विधि का उपयोग करते हुए 6 ताल लयों को लिखिए। 6 ताल लय कैसे लिख सकते हैं, किसी भी निश्चित संख्या पर दी गई ताल लघु व गुरु अक्षरों से भी लयों को गणना करने की एक सुंदर उत्तम विधि महान प्रकृत भाषाविद और छंद शास्त्री विरहांग के लगभग 700 वर्ष सामान्य समता प्रदान की थी। उन्होंने मतलब विरहांग, जिससे विरहांग जो थे उन्होंने क्या निकाला था, विरहांग अनुक्रम निकाला था, यानी फिबोनाची नंबर। जैसे कि पश्चिमी में इन संख्याओं को एक इटालियन गणितज्ञ फिबोनाची के नाम से फिबोनाची संख्या कहा जाता है। इन्होंने इन संख्याओं के विषय में विरहांग से 500 वर्ष बाद लगभग
1202 सामान्य समता में लिखा। जैसा कि हम देख सकते हैं कि फिबोनाची ना तो ऐसे प्रथम व्यक्ति थे, ना तो द्वितीय तथा तृतीय जिन्होंने इस संख्या के विषय में लिखा, परंतु कभी कभी विरांग फिबोनाची संख्या, मतलब विरांग जो थे उन्होंने विरांग संख्या का उपयोग किया और उन्हीं से नाम लिया गया विरांग फिबोनाची संख्या। अब लघु और गुरु शब्दांश वाली 8 तलों की कितनी तल लय लय हो सकती है? जैसे कि 1, 3, 8, 34, 55, 8वां पद लेते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 8वां। इस प्रकार 8 तालों वाली 34 लय हो सकती है। मतलब आप लघु गुरु के फॉर्म में 1 और 2 को कितने बार रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 34 बार रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट अगर नंबर ढूंढना चाहूं तो 89 है। मान लो अगर 89 के बाद ढूंढना चाहूं तो दोनों को क्या कर दूंगा मैं? प्लस कर दूंगा, 144। फिर नेक्स्ट नंबर ढूंढ लूंगा, ठीक है। तो इस तरह क्या कर सकते हैं हम? फिबोनाची नंबर ढूंढ सकते हैं। वर्तमान समय में विराम फिबोनाची संख्या काव्यात्मक रचनाओं श्लोक से लेकर ढोल नगाड़े बाजे, चित्रकला और वास्तुकला से लेकर विज्ञान और गणितज्ञ सिद्धांतों में संभवतः इन संख्याओं में सबसे अधिक प्रकटीभूत अद्भुत घटनाएं प्रकृति कलाओं में उदाहरणतः एक गुलबहार के फूल की पंखुड़ियां समान संख्या एक पूर्णांक संख्या होती है। निम्नलिखित फूलों के प्रतीक समय, जैसे कि 13 पंखुड़ियों वाला गुलबहार का फूल है ना, 21 पंखुड़ियों वाला गुलबहार का फूल और 34 पंखुड़ियों वाला गुलबहार का फूल। तो इस तरह 3 फूल हमें दिखते हैं। तो प्रकृति में भी इन चीजों को दर्शाया गया है। अंक पहेली, आप संख्याओं के साथ अंकगणित संख्याओं कर चुके हैं। अक्षरों के साथ संक्रिया करने के विषय में आपके क्या विचार है? नीचे दिए गए परिकलनों में अंकों के अक्षरों द्वारा परिस्थापित कर दिया गया प्रत्येक अक्षर एक विशेष अंक दर्शाता है। मतलब हर एक अक्षर है वो प्रत्येक एक अक्षर अंक दर्शाता है। जैसे कि यहाँ हम एक अंकीय टी प्राप्त है, इससे स्वयं 2 बार जोड़ने पर 2 अंकीय योग प्राप्त हो रहा है। मतलब जब आप 3 बार टी को जोड़ेंगे तो आपको 2 बार जुड़ जाएगा, मिल जाएगी 2 वैल्यू। यू टी क्या हो सकता है? क्या टी 2 अंक हो सकता है? क्या यह 3 अंक हो सकता है? जब आप खोज करेंगे देखेंगे टी इक्वल टू 5 है तथा यू टी इक्वल टू 15, यानी 5 + 5 + इक्वल टू 15 है। उसी तरह K2 और K2 यानी HMM। तो आइए दाई और देख सकते हैं कि उदाहरण में K2 का अर्थ है कि यह संख्या एक 2 अंकीय संख्या जिसमें इकाई का अंक 2 है तथा दहाई का अंक K है। तो K2 को स्वयं जोड़ने के 3 अंक यानी HMM प्राप्त हो रहा है। अक्षर M किस अंक से संगत होना चाहिए? इस योग को दहाई और इकाई स्थान पर प्रत्येक समान अंक है। H के विषय में क्या विचार है? क्या 2 हो सकता है या 3 हो सकता है? इस प्रकार के प्रश्न को हल करने में रोचक मनोरंजन हो सकते हैं। आप यह हल करने का प्रयास कर लिए। ऐसे कुछ प्रश्न दिए जा रहे हैं, पता लगाइए प्रत्येक अक्षर किस व्यक्त से व्यक्त कर रहा है। जैसे कि ये क्या है? चीजें दी गई है, मतलब नंबर्स को किस में रिप्रेजेंट किया गया है? नंबर्स को अक्षर के रूप में रिप्रेजेंट किया गया है और हम इससे देख निकाल सकते हैं। जैसे कि ये तो मतलब इसमें दहाई संख्या क्या है? 1 है और सी यानी कोई वैल्यू होगी। तो इस तरह क्या कर सकते हैं हम? चीजें फाइंड कर सकते हैं, कोई सी भी ग्रिड सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका सारांश आ गया है। प्रथम क्रियाकलाप में हमने देखा कि संख्याओं को एक अनुक्रम के विषय में सूचना के किस प्रकार निरूपित किया जाता है तथा किस प्रकार वास्तविक संख्याओं के विषय में बिना किसी जानकारी को उन्हें व्यवस्थित किया जाता है। मतलब हम कैसे उन्हें व्यवस्थित कर सकते हैं। हमने संख्या समानता की धारणा के विषय में अध्ययन किया, जिनमें ऐसी संख्याओं विषय में जाना जो युग्मों में व्यवस्थित हो जा सकती है। सम संख्या और विषम संख्या को हम किस तरह युग्मों में जोड़ सकते हैं। हमने सीखा कि योग और गुणनफल की समानता कैसे निर्धारित की जाए। ग्रिड का उपयोग करके हमने चीजें सीखी, ठीक है। हमने फिबोनाची नंबर के विरांग संख्या के बारे में जाना। हमने क्रिप्टारिथ के माध्यम से गणित जासूस बन गए जहां अंकों के अक्षरों को प्रतिस्थापित किया जाता है। मतलब कभी कभी क्या होता है, जासूस लोग क्या करते हैं, अंकों को दर्शाने के लिए नंबरों का यूज करते हैं। जब आप आगे की क्लासेस में जाओगे या फिर आगे जब आप कोई सी एग्जाम दोगे तो आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जिनको नंबर को किससे रिप्रेजेंट किया गया है? शब्दों से रिप्रेजेंट किया गया है। तो ये वाला चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। इसमें हमने बहुत सारी चीजें समझी।
कि विषम और सम संख्या को जोड़ने पे उनका क्या अपन को वैल्यू मिलेगी। हमने ग्रिड सॉल्व की, और भी चीज़ें सॉल्व की। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। थैंक यू।